390 परचेज करो क्योंकि पावर चाहिए तो ये 400 सीसी का बाप है। वाइब्रेशन की अगर बात कर ही लेते हैं तो वाइब्रेशन देखो यार इस बाइक में है, और 10,000 किलोमीटर पे भाई सिर्फ ब्रेक का खर्चा नहीं है, इस बाइक के अंदर इतनी पावर है, इतना पिकअप है कि 10,000 किलोमीटर में आपकी जो बाइक है उस बाइक का जो टायर है, मार्केट के अंदर भाई जब टूरिंग बाइक लॉन्च नहीं थी ना तो उस टाइम पे 390 को ट्रैवलिंग में यूज किया जाता था। और स्पीड जो है मेरे वेट के साथ, मेरा वेट है अराउंड 87 के आसपास, मैंने लास्ट जो देखा था उसमें मैंने इसको चलाई थी 171 के आसपास। हाय एवरीवन, जय बालाजी, वेलकम बैक टू कोड राइडर। स्वागत है फिर से एक वीडियो में। तो जी हाँ, एक बारी फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही ताबड़तोड़ बाइक, तो जो हमारे साथ खड़ी है ड्यूक 390। तो एक ऐसी बाइक जो बहुत ही ताबड़तोड़ है अपने सेगमेंट में, जो जानी जाती है अपने सिर्फ पावर के लिए। तो इस बाइक का हम करने जा रहे हैं आज ऑनरशिप रिव्यू। तो इसके ऑनर से आपको मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को टूरिंग के लिए भी यूज़ करा है और नॉर्मल सिटी वगैरह में भी स्टंटिंग वगैरह के लिए भी वो यूज़ करते हैं। तो उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। क्या हाल है अभिषेक भाई? बहुत बढ़िया गौरव यार, तू बता। बहुत बढ़िया। तो भाई ये है हमारे जस्ट राइडर, इन्हीं के साथ अपन लोग करते हैं राइड, और मतलब ज़्यादातर हमारा जो दोनों का प्लान है वो एक साथ ही रहता है। यार मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने इस बाइक को कब लिया था और आप इसको कितना चला चुके हो? भाई अगर मैं इस बाइक की बात करूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे KTM तो लगी नहीं रही होगी, क्योंकि जो मैंने है इस बाइक को टोटली चेंज कर दिया है। जो मेरी बाइक का ओरिजिनल कलर था, पहले मैं आपको बता दूँ, वो था ऑरेंज कलर। जो 2017 मॉडल मेरी बाइक है बेसिकली, BS4 वाली। उस टाइप पे ऑरेंज और वाइट कलर का एक मिक्सचर आता था, तो मेरी बाइक वो वाली थी, ऑरेंज वाली। अभी तो मैंने इसको फिलहाल के लिए कर दिया है ब्लैक, क्योंकि यार बाइक में थोड़ा सा चेंज चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ कारीगरी की जाए, तो हमने इसको कर दिया है ब्लैक। और जो मेरी बाइक है वो है 2017 मॉडल, और मैंने भाई ये ब्रांड न्यू परचेस नहीं करी थी, मैंने करी थी सेकंड हैंड परचेस करी थी सुभाष नगर से। ये बाइक जो है मैंने अराउंड, मेरे को 3 साल होने वाले हैं इसको परचेस करे हुए। मैंने 2017 मॉडल परचेस करी थी, 6,000 किलोमीटर चली हुई। और आज के टाइम पे ये बाइक कितनी चली हुई है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो भाई आ जाओ। भाई ये बाइक मैंने चलाई है अराउंड 3 साल में 40,809 ऐसे कुछ है, मतलब 41,000 आप तो एक राउंड फिगर में मान लो। इसमें 6,000 आप माइनस कर लो, बाकी जितनी भी चलाई वो सारी मैंने चलाई है। और ये बाइक जो है भाई मैंने मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं चला रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे पास ड्यूक 390 थी, BS3 वाली, जो बिल्कुल रॉ पावर वाली होती थी। जो आपके पास ड्यूक 125 है वही सेम उस टाइप की बाइक आती थी, 390 BS3 वाली, पहले वो थी। तो उसको सेल करके 2-4-5 महीने रुकने के बाद मैंने फिर ये वाली बाइक परचेज करी थी, ड्यूक 390 BS4। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मीन्स इस सेगमेंट में और भी बाइक्स आती हैं, KTM RC, मीन्स बहुत सारी अदर बाइक्स आती हैं, तो आपने इस सेगमेंट में इस प्राइस के अंदर सिर्फ इस बाइक को क्यों ही परचेज़ करा? भाई देखो, स्टार्टिंग में मुझे बाइक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट ये बाइक लेते वक्त भी मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन सी बाइक परचेज करनी है। बट जब मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे फिल्मों का शौक एक टाइम पे लोगों को लगता है। तो उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस मूवी के अंदर मैंने ये वाली बाइक देखी थी फर्स्ट टाइम, तब मुझे भाई इस बाइक से प्यार हुआ था। उस टाइम में मुझे लगता था, उस मूवी में जब मैंने वो वाली बाइक देखी तो मुझे लगा था वो FZ है। बट जब बाद में 3-4 बार देखा, फिर जब बाइक्स पता चली हाँ भाई मार्केट में ऐसी ऐसी बाइक्स आती है, तब मुझे पता चला था कि वो FZ नहीं भाई KTM की ड्यूक 200 बाइक थी। भाई मेरा जो प्लान था बाइक परचेज करने का वो था ड्यूक 200। बट कह लो ऊपर लिखा हुआ था भाई कि इस बंदे को 200 नहीं 390 सीसी की बाइक परचेज करनी है। जब मैं गया था भाई तो उस टाइम में मैंने BS3 वाली 390 परचेज कर ली थी, क्योंकि लुक जो है सेम ड्यूक 200 वाली उस टाइम पे आती थी। बट वो बाइक जब बिकी, देन उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई अब 390 चला लिया, तो भाई 390 से नीचे हम लोग नहीं आने वाले। वापस से हमने 390 परचेज करी, एक अपग्रेडेड मॉडल वाली BS4 वाली, जिसमें आपको TFT डिस्प्ले और DRL हेडलाइट्स वाली आपको देखने को मिलती है। तो उस टाइम में मैंने भाई ये 390 परचेज करी, और मुझे भाई बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसकी टक्कर में कोई और बाइक्स होती है, कोई और बाइक्स आती होगी। भाई मुझे कुछ नहीं पता था आगे मुझे, बस मुझे ये पता था मुझे KTM की ड्यूक 390 परचेज करनी है। अब मुझे पता है भाई बाइक्स जो 400 सीसी में बहुत सारी बाइक्स है, डोमिनार 400 कह लो, या फिर निंजा 400, निंजा 300, RR 310, BMW की GS 310, बहुत सारी बाइक है अब तो भाई हमें पता है। बट जब उस टाइम परचेज करनी थी तो उस टाइम में मुझे पता था भाई यही बाइक परचेज करनी है और यही बाइक परचेज करेंगे। और आज भी वही टाइम है, कोई मुझसे पूछ ले तो मैं यही बोलूँगा भाई 390 परचेज करो, क्योंकि पावर चाहिए
तो ये 400 सीसी का बाप है। तो आपका मीन्स पर्पस क्या रहता है? जैसा कि 390 होता है कि मैं नॉर्मली सिटी राइड के लिए बंदे यूज़ करते हैं, आपने, मैं जानता हूँ आपने इस पर टूरिंग भी करी है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो भाई वही बात है ना कि जब बाइक परचेज करी थी तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। मतलब बाइक एक परचेज करती है, एक लड़कों का एक शौक होता है कि भाई अपने नीचे एक बाइक होनी चाहिए। तो वो मेरे साथ भी वही सीन था कि मेरे नीचे एक बाइक होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो बाइक परचेज करी थी वो शोशाबाजी के लिए करी थी। बट धीरे धीरे लोग जुड़े, बाइक से मैंने फोटोज डाली, इंस्टाग्राम चला था बीच में, तो लोग जुड़े। तो उस टाइम पे फिर कह लो एक राइडिंग कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई। तो धीरे धीरे हमने संडे राइड्स वगैरह शुरू करी। फिर संडे राइड्स करते पता चला भाई संडे राइड तो कुछ भी नहीं है, लोग बाइक्स पे ट्रैवल भी करते हैं और ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो मैंने सोची भी नहीं थी। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके मुझे नॉलेज आती गई। संडे राइड से फिर टूरिंग से पता चला भाई ये तो 300-400 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते, बंदे भाई पता नहीं कितने कितने हजार किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे करते करते मुझे ट्रैवलिंग का जो है नशा कह लो चढ़ने लगा और फिर मैंने संडे राइड छोड़ के प्रॉपर टूरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सो इस बाइक को मैंने अराउंड 35-36,000 चलाया है और मैंने इस पर ऑलमोस्ट टूरिंग ही करी है। और मैं ये बोल सकता हूँ भाई मैंने इस बाइक को प्रॉपर आराम से चलाया है। और टूरिंग के अंदर आपको पता है बाइक हम रैश नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ पे देखो हाईवे के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रिस्क होता है, ऊपर सामान लगा होता है। तो इस बाइक को मैंने बिल्कुल भी रैश करके नहीं चलाया है। 41,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, सेकेंड हैंड परचेज करी थी। आज तक मुझे इस बाइक ने कभी भी कहीं भी कैसा भी धोखा नहीं दिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको ट्रैवलिंग का शौक लग गया था, तो इस बाइक को आप कहाँ लेकर गए हो और वन गो पे आपने इसको कितना लंबा चलाया? भाई देखो यार, ट्रैवलिंग का नशा तो देखो धीरे धीरे ही चढ़ता है। स्टार्टिंग मैंने करी थी तो 150-200 किलोमीटर राइड करी थी, वृंदावन गए, हरिद्वार गए, धीरे धीरे हमने किलोमीटर्स बढ़ाते गए। सो धीरे धीरे कर करके हमने जब ट्रैवल करा तो हमने इस बाइक के साथ जो मैक्सिमम ट्रैवल किया, मैक्सिमम मैंने वन गो मतलब एक बार घर से निकले वापस घर आने तक जो इस बाइक को मैंने चलाया है वो चलाया है अराउंड 5100 किलोमीटर्स के आसपास। मतलब मैं 25 डेज़ के ट्रिप पे गया हुआ था, उस टाइम पे लद्दाख गया था बेसिकली मैं। तो लद्दाख में हमने इसको 5100 किलोमीटर चलाई थी। तो अभी आप कंफ्यूज होगी भाई लद्दाख के अंदर 5100 किलोमीटर बाइक कैसे चल गई। तो मैंने वन गो में पूरा लद्दाख कंप्लीट किया था। 2 सर्किट मैंने एक साथ कंप्लीट करे थे। एक नॉर्मली जो हर कोई लद्दाख करता है, एक वो वाला जो एक एडवेंचरस पर्सन करना चाहेगा, एक वो वाला, उसका मैं नाम बता दूं ज़ंस्कार उमलिंगला, मैंने अलग सर्किट के साथ किया था। और नॉर्मली कश्मीर, खारदुंगला और पेंगोंग वाला मैंने अलग सर्किट के साथ किया था। तो इस टोटल में मेरी बाइक जो है 5100 किलोमीटर चली थी। ये मैंने वन गो में मैक्सिमम चलाई है। और वैसे अगर वन डे में वन गो में अगर आपका क्वेश्चन था तो उसमें मैंने मैक्सिमम जो चलाई होगी अराउंड मेरे ख्याल से 750 या 800 किलोमीटर्स मैंने वन गो में चलाई थी। वो भी मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद है, मेरे को शायद 10 घंटे के आसपास लगे थे। क्योंकि जब मैं सोलो होता हूँ लद्दाख में, मोस्टली सोलो ही गया हूँ, 2 बार गया हूँ, दोनों बार मैं सोलो ही था। तो मोस्टली लद्दाख से जब मैं आ रहा होता हूँ या जा रहा होता हूँ और मैं सोलो होता हूँ ना कभी भी किसी भी ट्रैवल पे, तो मुझे पता है भाई मैं सोलो जो है अपनी लिमिट को पुश करके किलोमीटर जो है बाइक चला सकता हूँ। बट जब मेरे साथ 3-4 राइडर होता है तो भाई हम लोगों को एक साथ जुट होकर चलना पड़ता है। अगर 300 किलोमीटर एक दिन में चलाने तो हम 300 भी चलाएंगे, 500 चलाएंगे तो 500 भी चलाएंगे। बट अगर मैं सोलो हूँ तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं अपने डेस्टिनेशन में एक दिन में पहुँचने का दम रखता हूँ। तो आपने इतने लंबे लंबे ट्रिप मारे, तो उस दौरान आपको क्या मीन्स प्रॉब्लम आई और क्या बेनिफिट लगे इस बाइक के, वो हमारे साथ शेयर करना। प्रॉब्लम तो भाई आज तक 1 रुपये की नहीं आई है इस बाइक में। सेकेंड हैंड बाइक थी, 41,000 किलोमीटर चला दी। इंजन का पिस्टन हेड आज तक कहीं भी नहीं गया भाई। लोगों के अगर आप 390 के इंजन की बात सुनोगे या 390 लोग बोलते हैं इस बाइक को, 390 के नाम से इस बाइक को जाना जाता है। तो इस बाइक के साथ लोगों ने इंजन प्रॉब्लम और कई अदर प्रॉब्लम जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड फेस करी है। बट भाई मैंने आज तक इस बाइक के साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी। सर्विस होती है, चलती है, सर्विस होती है, बाइक चलती है और कोई इशू नहीं मुझे इस बाइक में आज तक लगा। और इनफैक्ट जब मैं हाईवे पे होता हूँ तो इसका मुझे सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिलता है कि भाई जब मेरा मन करेगा तब मैं क्रूज करूँगा और जब मेरा मन करेगा मैं इसको भगा लूँगा। अगर मुझे किसी को ओवरटेक भी करना है तो उस टाइम पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि मन में कई बार डाउट आता है कि भाई ओवरटेक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसमें भाई बस थ्रोटल देना है और आपका ओवरटेक कंप्लीट है। तो भाई जैसे कि ट्रैवल की बात चल ही रही है तो मैं उसको मतलब आपको इस बाइक का ट्रैवल पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तो आपको बाइक पूरी जो है इस टाइम पे पूरी नेकेड दिख रही होगी। तो मेरे पास यहाँ पे जाना एक क्रैश गार्ड भी है, जाना के सैडल स्टे भी है, जाना की विंडशील्ड भी है। मतलब प्रॉपर टूरिंग बाइक जो लोड होती है मेरे पास सब है। टैंक बैग, सैडल बैग, सब कुछ है भाई मेरे पास। पर अभी मैंने इस बाइक को पूरा नेकेड करा हुआ है। वो क्यों करा हुआ है वो मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हिमालयन 450 परचेज करी है। सो अभी जो है हम ट्रैवल उसके ऊपर कर रहे हैं।
सो भाई उस बाइक को हमने पूरा ट्रैवल लोड कर रखा है, तो इस बाइक को हमने सोचा भाई क्यों ना गलियों के हिसाब से, रोड के हिसाब से और अपने कह लो संडे राइड के हिसाब से तैयार किया जाए। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को कह लो ब्लैक करना शुरू किया। बाकी ट्रैवल का अगर मैं बताऊं कि पहले जब मैं ट्रैवल करता था मुझे क्या क्या इशू फेस होता था, प्रॉब्लम देखो आज तक कोई भी नहीं हुई है। बट अगर कुछ चीज़ें जैसे मैं बताऊँ, जैसे कि भाई सीट, तो इसकी सीट है भाई काफ़ी हार्ड है, तो एक कह लो दिक्कत होती है भाई। अगर आप ट्रैवलर हो तो आपको सीट जो है काफ़ी सॉफ्ट चाहिए होती है, उसके लिए कई चीज़ें मार्केट में आती है, आप वो लगवा सकते हो। देन उसके बाद भाई अगर मैं बताऊं तो वो है टैंक साइज़ जो है इसका अराउंड बोलते हैं कंपनी की 13 लीटर है, बट जो पेट्रोल है इसमें 11 लीटर के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। प्लस माइलेज जो है इसकी काफ़ी कम है। मैंने तो भाई इसके अंदर मैक्स माइलेज जो है वो 36 की निकाल रखी है। अब ये लोग बोलेंगे भाई 36 की माइलेज 390 कैसे दे सकती है, तो भाई देती है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए हाईवे के ऊपर चलने का, एक लिमिट आरपीएम में बाइक चलाने का, तो आपको ये बाइक जो है 35-36 की माइलेज भी देगी। बट अगर पेशेंस नहीं है तो भाई आपको ये बाइक जो है माइलेज 20 की भी नहीं देने वाली। और अभी लोकल में अगर मैं चलाता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ, उसका साउंड भी आपको सुनाएंगे, तो मुझे भाई अभी 16-17 की माइलेज आ रही है, तो मैं इसके साथ भी इस बाइक को चला रहा हूँ। सो अगर इस बाइक की मैं माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक ऐसी है कि आपको 15 की भी माइलेज देगी, और ये बाइक ऐसी है कि आपको 35 की भी माइलेज देगी। वो डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। बाकी टैंक और सीट ही मुझे इस बाइक में लगता है। बाकी भाई देखो टैंक भी छोटा है, सीट का भी देखो दिक्कत है। बाकी उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बॉडी पोस्चर देखो मुझे तो आज तक ऐसा फील नहीं हुआ। अगर मैं इससे बैठ के प्रॉपर दिखाऊँ आप लोगों को, तो मुझे भाई देखो KTM पसंद है, बट मुझे RC 390 जो है इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसका जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा एग्रेसिव है। ड्यूक मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि जो इसका बॉडी पोस्चर है बिल्कुल चलो ऐसा है, आप टूरिंग की तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो अभी इस टाइम पोस्चर अभी आप मेरा देख पा रहे हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट, ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। यार ट्रैवलिंग बाइक भी होगी ना, टूरिंग बाइक भी होगी, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत देखो कमर में पेन हो ही जाता है। तो इस बाइक के साथ मुझे दिक्कत क्यों नहीं हुई और मैंने दिक्कत क्यों फेस नहीं करी, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर भाई जब टूरिंग बाइक लॉन्च नहीं थी ना, तो उस टाइम पे 390 को ट्रैवलिंग में यूज़ किया जाता था पावर के हिसाब से। भाई बुलेट 350 जो है काफ़ी टाइम से राइड्स में, ट्रैवल्स में यूज़ हो रही है, बट टूरिंग बाइक से पहले 390 को टूरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। 390 के बाद कई अदर बाइक्स आई जैसे हिमालयन 411, KTM के 390 एडवेंचर उन्होंने अपनी ही निकाल दी होगी। 2019 के बाद एडवेंचर का कल्चर जो है ऐसा चला, अब लोगों को स्पोर्ट्स या नेकेड बाइक नहीं, टूरिंग बाइक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। तो हमें भी था, तो भाई तभी हमने हिमालयन 450 परचेज करी। तो इस बाइक में देखो भाई मुझे तो दिक्कत नहीं हुई थी कोई भी, सबका देखो अपना अलग होता है। बट हाँ, उस टाइम पे एडवेंचर बाइक का मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था और ना उतना क्रेज़ था कि भाई बाइक खरीदेंगे। उस टाइम पे मेरा ये था कि मेरे हिसाब से ये बाइक परफेक्ट है क्योंकि मैं इसको टूरिंग में भी यूज़ कर सकता हूँ और सिटी में भी यूज़ कर सकता हूँ। बट हाँ, अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बजट भी देखो बदलता रहता है लोगों का, तो उस हिसाब से मेरा प्लान था कि 411 हम 411 बोल दिया, 450 हम परचेज करते हैं हिमालयन और इसको बेच देंगे। बट कुछ चलो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि भाई मैंने इसको भी नहीं बेचा और 450 भी परचेज कर लिए। तो आप इस बाइक का मेंटेनेंस वगैरह के बारे में कुछ शेयर करें कि इसका कितना मेंटेनेंस है आप पर तो मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो भाई वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसकी सर्विस जो है, जो इसकी मेंटेनेंस है, कंपनी में ही करवाओ, बाहर मत जाओ। मैं देखो बाहर से ही करवाता हूँ, बट मैं उसका आपको प्रॉपर बताऊंगा क्यों, रीज़न क्या। जब मैंने परचेज करी थी उस टाइम पे मैं कंपनी में ही जाता था, पर जैसे जैसे मुझे पता लगने लगा तो मैं बाहर से सर्विस कराने लगा। वो मेरे ऊपर था, मैंने क्यों बाहर करवाई मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। जब तक भाई आपको ना लगे कि आपका जो मैकेनिक है वो ट्रस्टेड है या उस बंदे को इस बाइक का काम आता है, तब तक आप KTM जैसी बाइक को, चाहे वो कितने भी सीसी की KTM हो, आप बाहर मत छिड़वाओ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है जो KTM की बाइक को मेंटेन करके दे सके, सर्विस करके दे सके या काम करके दे सके, आप बाहर उस बाइक को मत छिड़वाना, आप सर्विस सेंटर चले जाना। क्योंकि 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोग 5000-10,000 का अपना नुकसान करवा बैठोगे। ये मैंने कई जगह देखा है, अपनी आंखों से देखा है भाई। लोगों को KTM का काम करना नहीं आता, तो ये KTM के साथ एक पंगा ये है कि KTM के आफ्टर मार्केट पार्ट्स और आफ्टर मार्केट जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं देखने को मिलती। जैसे बजाज की चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी बाइक्स मार्केट में, बट KTM के जो बाइक्स हैं, KTM के पार्ट्स जो है आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको बाहर सर्विस कराने तो बिना ट्रस्ट के आप लोग मत कराओ ना, अदरवाइज भाई आप सर्विस सेंटर में चले जाना। सर्विस सेंटर में अगर आपको इस बाइक की सर्विस करानी है तो आपको पेड सर्विस पड़ेगी अराउंड 31 या 3200 के आसपास, जिसमें आपका एयर फिल्टर इंक्लूडेड नहीं है। एयर फिल्टर इंक्लूड करके अराउंड 34 या 3500 पहुंच जाता है।
बाकी सो ऑन है भाई, आप क्या और क्या करवा रहे हो, टोटल बॉडी क्लीन करवानी है नहीं करवानी है, क्या क्या चीज़ें और है भाई, उसके हिसाब से आपका प्राइस जो है बढ़ सकता है। बट जो ऑन एवरेज है वो 3500 आपके लगने ही लगने अगर आप सर्विस सेंटर से सर्विस करवा रहे हो। भाई ये तो देखो बात हो गई इंजन से रिलेटेड। बाकी बाइक में और भी चीज़ें हैं जो मेंटेन मांगती है, जैसे चैन सेट हो गए और इस बाइक के टायर हो गए, ब्रेक शूज़ हो गए। सो ब्रेक शूज़ की अगर मैं बताऊँ तो इसके ब्रेक शूज़ अराउंड 10 या 12,000 किलोमीटर ही चलते हैं और ये घिस जाते हैं 10-12,000 किलोमीटर में। और आगे जो फ्रंट ब्रेक है उसका जो कॉस्ट है आपको देखने को मिलता है अराउंड 27-2800 जो ओरिजिनल KTM के ब्रेम्बो ब्रेक्स आते हैं। और पीछे वाला तो भाई सस्ते ही 300-400 रुपये का आपको देखने को मिलता है। और हर 10,000 किलोमीटर पे आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। और 10,000 किलोमीटर पे भाई सिर्फ ब्रेक का खर्चा नहीं है, इस बाइक के अंदर इतनी पावर है, इतना पिकअप है कि 10,000 किलोमीटर में आपकी जो बाइक है उस बाइक का जो टायर है भाई वो भी कह लो ऑलमोस्ट गंजा हो जाता है। क्योंकि पावर इतनी है, आप एकदम से जब थ्रोटल देते हो तो टायर जो है हल्का घिस के आगे बढ़ता है, कई चीज़ें होती हैं। तो जो टायर है इसका अराउंड 10 या 12,000 किलोमीटर ही चलने वाला है। जैसे आपके पास KTM की ड्यूक 125 है, उसके टायर आप 20-20,000 भी चला देते होगे, क्योंकि जो बाइक की पावर ही नहीं है उसमें। आप अगर थ्रोटल भी दोगे तो बाइक आराम से अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। बट इसमें क्या है, थ्रोटल देते ही पहले बाइक का टायर जो है पहले घूमेगा उसी जगह पे, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो उस वजह से क्या है कि जो टायर है वो जल्दी घिसता है। और ऊपर से मैं भाई इसको हाईवे पर ज़्यादा राइड करता हूँ, तो जो ये गर्म है जल्दी होता है, गर्म होने की वजह से आपको पता है टायर जो जलता है जल्दी जलता है, जिस वजह से टायर जो है घिस जाता है। और एक चीज़ और, चैन सेट की बात थी। चैन सेट देखो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आपकी राइडिंग स्किल्स कैसी है, आप राइड कैसे करते हो और चैन को मेंटेन कैसे करते हो। तो अगर आपकी अच्छी मेंटेनेंस है तो आप 17-18,000 किलोमीटर भी चला लोगे। अगर बिल्कुल लो मेंटेनेंस है तो भाई 8 से 10,000 किलोमीटर आपका चैन सेट जो है खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बाइक में इतना ज़्यादा पावर है तो उसकी वजह से आपको वाइब्रेशन झेलना पड़ता है या नहीं झेलना पड़ता? वाइब्रेशंस की अगर बात कर ही लेते हैं तो वाइब्रेशन देखो यार इस बाइक में है, ये नहीं कहूँगा नहीं है, बट 50-50 हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि वाइब्रेशन जो है आपको 100 प्लस के बाद देखने को मिलती है, 100 से पहले इसमें उतनी वाइब्रेशन नहीं। अगर आप क्रूज कर रहे हो नॉर्मली इस बाइक को चला रहे हो तो आपको उतनी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी। आपने सारे नट्स जो है टाइट करवा रखे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं भाई बाइक पर ध्यान नहीं देते, नट्स लूज पड़ रहे हैं, कहीं से कुछ लूज हुआ हुआ है तो इस वजह से बाइक में वाइब्रेशन होते हैं। फिर लोग कमेंट करते हैं भाई आपकी बाइक में वाइब्रेशन है या मेरी बाइक में वाइब्रेशन देखने को मिल रही है। भाई आप लोग मेंटेन करोगे तो आपको वाइब्रेशन क्यों देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरी बाइक पूरी मेंटेन है। और वाइब्रेशन की बात करो तो भाई इसमें ना के बराबर है। ये बिल्कुल मिथ लोगों ने बना रखा है कि KTM के अंदर वाइब्रेशन होती है, बट KTM के अंदर भाई वाइब्रेशन नहीं है, रॉयल एनफील्ड से तो कम ही है। तो इसका टॉप स्पीड कितना आपने खुद मैंने चलाया? इसको टॉप स्पीड जो है मेरे वेट के साथ, मेरा वेट है अराउंड 87 के आसपास, मैंने लास्ट जो देखा था उसमें मैंने इसको चलाई थी 171 के आसपास मेरे ख्याल से बाइक लगी थी मेरे वेट के साथ। बट अगर जनरली एक एवरेज 70 kg वाला बंदा होगा तो बाइक आराम से 175 जाती है। तो आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते। तो ये था इनका कुछ ऑनरशिप रिव्यू, होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है ये। इनको ये बाइक इतनी पसंद आई कि इन्होंने जो हिमालयन 452 खरीदी तो उस टाइम इसको बेचा भी नहीं, क्योंकि जो BS4 है ये आजकल नहीं देखने को मिलती और ऐसी पावर आज की बाइक्स में नहीं देखने को मिलती। तो यार इस वीडियो को करते हैं पर एंड, जाते जाते वीडियो को करते हैं लाइक, और चैनल पे नहीं तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।